एरिस्टोटल जब जस्टिस की थ्योरी लेके आता है, तो जिसके साथ गलत हुआ है उसको कुछ कॉम्पेंसेशन भी मिले। तो जो इसने बात करी वही बुद्ध ने भी कही। ये एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को आगे लेके जाएगा। और कुछ लोग हमारे यहाँ होते हैं जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। एरिस्टोटल कहता है कि प्लेटो ख्वाब देखता था। एरिस्टोटल है, ठीक है, इनके शिष्य बहुत कुछ प्लेटो से ही सीखा, बहुत चीजों से एग्री भी किया, लेकिन कुछ चीजों के साथ वो एग्री नहीं करते। अब वो क्या एग्री नहीं करते उसको हम साइड में रख रहे हैं। मेन बात हमें इंटरेस्ट जस्टिस में है। अब जस्टिस ये ऐसा वर्ड है जिस पर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी, उनके हिसाब से जस्टिस अलग अलग था। एरिस्टोटल जब जस्टिस की थ्योरी लेके आता है, तो एरिस्टोटल ने पहले तो जस्टिस इस वर्ड को ही अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक तो उसने बताया, एक जस्टिस वो है जो आप लोग देखते हो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, है ना, किसी ने कुछ गलत काम किया है, उसको एग्जैक्ट उतनी ही पेनाल्टी या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, राइट? इसको आप जस्टिस बोलते हो। अब इसके लिए कुछ टर्म्स यूज होती है, इसका एक मीनिंग अंदाजे से समझ लो। एक है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। फर्स्ट, सेकंड रेट्रीफिकेटरी, यस, रेट्रीफिकेटरी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। बस मतलब पता हो तो भी बहुत है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये थोड़ा अलग है। अब जब मैं अपनी एक सोसाइटी के अंदर जस्टिस लाना चाहता हूं, एक जस्टिस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाला, जिसने गलती की उसको सजा दी। पर क्या सिर्फ जिसने जो गलती की उसको वो सजा दी इससे जस्टिस हो गया? क्या आप इससे सहमत हो, या फिर कुछ और ऐड करने की जरूरत थी इसमें? क्या ऐड करने की जरूरत थी? तो क्या, वेरी गुड, उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अगर हम जिसने गलती की है, जो ऑफेंडर है, उसको एग्जैक्ट जो मिलनी चाहिए पनिशमेंट दे दी आपने, वो भी प्रोपोर्शनेट, हाँ, ऐसा नहीं कि तुमने छोटा सा कुछ काम किया और तुम्हारी गर्दन खत्म कर दी, पूरा काट ही दिया, है ना, छोटी सी चोरी के लिए ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। प्रोपोर्शनल है जितनी गलती है एग्जैक्ट उस हिसाब से पनिशमेंट अगर वो दे रहे हो, उसको हम कहते हैं रेट्रीब्यूशन या फिर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्जन क्या होगा? आपने जस्टिस को सिर्फ इतने तक नहीं रखा, आपने ये भी सोचा जिसके साथ गलत हुआ है उसको कुछ कॉम्पेंसेशन भी मिले। यानी आप अपनी जो ये जो मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो उसके अंदर। तो करेक्शन के नाम पर आप उसे या तो कंपेंसेशन दोगे, या फिर जो भी पॉसिबल है, जो भी उस विक्टिम को हम प्रोवाइड कर सके। अब हर चीज वापस तो नहीं आ सकती, है ना। इन केस ऑफ मर्डर आप क्या ही कर लोगे, अब मर गया ना, वापस तो नहीं ला सकते। तो शायद हम फैमिली को कुछ कॉम्पेंसेशन दे दे, फैमिली को शायद शायद क्योंकि उस फैमिली में कोई और कमाने वाला नहीं था, तो शायद उसकी वाइफ को आपने जॉब दे दी, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी जो हो सकता है, टू कॉम्पेंसेट, टू रेक्टिफाई दैट एरर। तो रेट्रीब्यूटिव का नेक्स्ट स्टेज या फिर बेटर स्टेज हम रेक्टिफिकेटरी जस्टिस कह सकते हैं। इसकी बात एरिस्टोटल करता है स्पेसिफिकली रेक्टिफिकेटरी जस्टिस की, ये होना चाहिए, ये है जस्टिस। लेकिन जस्टिस सिर्फ यहां तक नहीं रहता, बट दूसरा एक जस्टिस है, वो है सोसाइटी में जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आपकी सोसाइटी में दो नहीं, दो चार लोगों के पास सारा पैसा है, सारे रिसोर्सेस हैं, और आपके पास कुछ नहीं है, आपके खाने के लाले पड़े हैं, ठीक है। तो अब ये सोसाइटी जस्ट सोसाइटी मानोगे आप? यस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, एकदम, ये जो रेट्रीफिकेटरी आपने कहा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। पर क्या ये सोसाइटी एक, जिसको हम एब्सोल्यूट जस्ट सोसाइटी कह रहे हैं, एकदम प्योर जस्टिस होता है यहाँ पर, ऐसी सोसाइटी है ये? क्या लग रहा है भाई, बताओ। नहीं है? तो क्या करें फिर? गरीब अमीर को मार दें केजीएफ स्टाइल? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करें, एक इक्वली हो सके या ना हो सके, इक्वली कई बार पॉसिबल नहीं होता, बट एटलीस्ट वो जो गैप है इतना एक्सट्रीम, वो गैप तो कम कर सकते हैं। एरिस्टोटल का कहना है ये जो गैप होता है, ये गैप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को नॉर्मल इनइक्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर कोई कंपनी में लोग काम करते हैं, कुछ लोग वर्कर हैं,
कुछ लोग सुपरवाइजर है, कुछ लोग मैनेजर है, कुछ सीईओ, एक सीईओ होगा। इनकी सैलरी में डिफरेंस है, इस बात से लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर 99% इनकम सीईओ ले रहा है और 1% इनको मिल रहा है सिर्फ, अब लोगों को प्रॉब्लम है। ये एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को आगे लेके जाएगा, इसको लोग जस्टिस नहीं मानेंगे फिर। ठीक है, इसलिए एरिस्टोटल का कहना है देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑल्सो, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस। अब अच्छे से देखो, जो स्टेट है वो स्टेट हमेशा ये दोनों चीजें करता है। ये वाला करने का काम आपकी जुडिशरी ने लिया हुआ है, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करने का काम आपके एग्जीक्यूटिव ने लिया हुआ है। सही बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, टैक्स टैक्स लगाती है, यस, बजट आता है, टैक्स चेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करने की कोशिश की जा रही है। ये काम जुडिशरी नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस लेके आ रहे हैं। जब ये भी सही से हो जाएगा, तब इनका कहना है कि भाई ये है जस्ट सोसाइटी। ये प्लेटो की बातों से बहुत अलग चला गया। सही बात है, तो ये इसको हम कहते हैं कई बार सोशल जस्टिस। नॉर्मल जस्टिस नहीं कह रहे, हमने सोशल वाला एंगल इसमें जोड़ दिया। अब आपने जैसे कहा कि सारे रिसोर्सेस सब में इक्वली डिवाइड कर दो, इस बात के साथ एरिस्टोटल एग्री नहीं करता है। एरिस्टोटल का कहना यह है कि आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीवन इज नॉट इक्वल। कितनों को लगता है कि वी शुड नॉट ट्रीट एवरीवन इक्वली, है ना? उस लॉजिक के हिसाब से आप में से शार्प स्टूडेंट्स को इस 2 क्लास और करवानी चाहिए, ताकि वो टॉप कर जाए, और जो थोड़े स्लो चल रहे हैं उनको बोले तुम घर जाओ, छुट्टी करो। इक्वली ट्रीट कर रहे हैं ना, अभी तो सबके सेम पेपर हो रहे हैं, सब सेम क्लास हो रहा है। यू शुड ट्रीट अनइक्वली, यस। हम्म। ठीक है, ठीक है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बता सकते हो जो आपका फेवरेट है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, ठीक है। 2 लोग हैं मेरे सामने, एक को ड्रम बजाने आता है, एक को नहीं आता है, और मुझे ड्रम गिफ्ट करना है, किसको करूं? अब अभी अभी आपका इक्विटी कहाँ गया? आपने तो बोला जिसके पास नहीं है उसको तो ज्यादा रिसोर्स देनी चाहिए। वो भी मांग रहा है, वो बोल रहा है सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे दे दो। और ये बोल रहा है बजाने तो मुझे आता है ना, तुम लेके करोगे क्या? नहीं ना बाबू मोशा, ऐसे नहीं होता है। तुम कितना भी सीख लो, वो एलिमेंट अंदर से भी तो चाहिए, एप्टीट्यूड होना भी तो चाहिए। सीख जाएगा, बट मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ। मैं जब कह रहा हूँ व्हाट इज जस्टिस, क्या उस पर्सन के पास ड्रम या गिटार या कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट जाना चाहिए जो उससे बहुत अच्छी म्यूजिक बना सकता है, उसके अंदर है, वो उसे बजाने भी आता है, करने भी आता है, वो सब कुछ आता है, वो कमाल की धुन लेके आएगा। तो अजय अतुल को दें या फिर यहाँ बैठे किसी अतुल को दें? हाँ, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। हाँ, यस, वो ये कह रहा है कि भाई अगर ये मुझे नहीं मिला तो ये तो इनजस्टिस है, आई डिजर्व ना। भाई सोसाइटी को तो छोड़ दो, जिसको आता है आप उसको ही नहीं दे रहे हो काम। यस, वो और फ्रस्ट्रेटेड। अब ये सोसाइटी जस्टिस वाली तो नहीं लग रही। तो यहाँ फिर से बहुत सब्जेक्टिविटी है, इस बात को लेकर डिबेट तो है, अभी भी है, यस राइट। पर अभी के लिए हम, एरिस्टोटल सोचता क्या है वो सोचते हैं थोड़ा सा। ये वो बात नहीं कर रहा इक्विटी वाली, वो मान रहा है कि इनइक्वालिटी है लोगों में। पर इसने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये कहता है एक मास्टर है, एक स्लेव है। एक मास्टर है, इसका मतलब है अ पर्सन ऑफ अ रीजनिंग माइंड, जिसके अंदर रीजन भी है, करेज भी है, रीजन भी है और करेज भी है, ऐसा पर्सन। अब ऐसा पर्सन अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। पर कुछ लोग हमारे यहाँ होते हैं जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। आप घर में देख लो, कुछ कुछ थोड़े से डिपेंडेंट टाइप के लोग होते हैं, उनको खुद का डिसीजन लेने ही नहीं आता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईदर यू और योर फादर और योर मदर, जो भी। या फिर कपल्स में होता है कि ये इस पे डिपेंडेंट ही है हमेशा से, कोई डिसीजन खुद नहीं ले पाते, छोटा हो बड़ा हो।
कहीं पे कोई स्टैंड नहीं ले पाते, फर्मली खड़े नहीं रह पाते, फिर पॉलिटिक्स में जाना हो। तो एरिस्टोटल कहता है अ पर्सन हु हैज करेज एंड हु हैज अ रीजनिंग माइंड, कोई पॉलिटिक्स में जा सकता है, ही इज द मास्टर। और जिसका माइंड ऐसा है जिसमें रीजनिंग डेवलप नहीं हुई, करेज नहीं है, ऐसे पर्सन अगर पॉलिटिक्स में गए तो इसको तो मार काट के खा जाएंगे लोग, या फिर ये एबल ही नहीं है ना करने के। इसको उसने स्लेव कहा, तो इसको इसने कहा कि आप नेचुरली स्लेव हो और आप नेचुरली मास्टर हो। ऐसे स्लेव ने मास्टर के साथ ही रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए, तब तक रहना चाहिए जब तक आपका माइंड वैसा डेवलप नहीं होता। अगर आपका माइंड डेवलप हो गया, देन द मास्टर शुड सेट यू फ्री, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ऐसा होता है कभी कभी, मास्टर के साथ रह के आप मास्टर बन जाते हो, होता है ऐसा? क्या लगता है अगर आपको हम एक आईएएस ऑफिसर के साथ रोज रख दें, है ना, थोड़े दिन बाद कुछ 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 सीख ही जाओगे उससे, है ना? होता है ना ऐसा? तो कुछ ऐसी बात कर रहा है ये। इसलिए एरिस्टोटल बात करता है कि अगर कोई मेरिटोरियस है, किसी में टैलेंट है, तो उसको आप अलग ट्रीट करो, और कोई है जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसको आप अलग तरीके से ट्रीट करो। सेम टाइप से ट्रीट नहीं कर सकते आप। अगर सेम टाइप से ट्रीट करोगे, तो जैसे अगर कोई बुक्स है मेरे पास, बहुत एडवांस बुक्स हैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं सबको सेम बुक दे दूंगा। हम कह रहे हैं इन भाई साहब के पास दिमाग ज्यादा है और इनके पास बिल्कुल नहीं है, इनको बेसिक वाली बुक दो ना, इनको ये एडवांस वाली लेके करेंगे भी क्या? ये समोसा खाएगी जाके फिर, राइट? बट ये एडवांस बुक ये समझ सकता है, इसको दे दो। ये कह रहा है ऐसा इक्वल सिस्टम नहीं चाहिए। ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड ट्रीट अनइक्वल्स अनइक्वली। दो लोग अनइक्वल है तो इनको अनइक्वली ट्रीट करो, लेकिन इनका और इनका दिमाग सेम टाइप का है, इनको इक्वली ट्रीट करो। इनको दोनों को एडवांस बुक मिलनी चाहिए। यस, एरिस्टोटल के हिसाब से जस्टिस तभी आ पाएगा जब ऐसी सिस्टम बनेगी। ठीक है, इससे लोग खुश भी रहेंगे, इससे अगेन सोसाइटी में ऑर्डर भी बनेगा। इस तरीके से रेक्टिफिकेटरी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अब एरिस्टोटल फिर से वर्चूज वाली जो बात है उस पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने फोकस किया तो वो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल कहता है कि प्लेटो ख्वाब देखता था, ख्वाब देख के कुछ नहीं होता। और एरिस्टोटल एक प्रैक्टिकल इंसान है ना? आपके यहाँ भी होते हैं कोई बहुत आइडियलिस्टिक लोग और कोई बहुत प्रैक्टिकल, भाई बहन में ही दिख जाते हैं। अब ये है थोड़ा प्रैक्टिकल, ये सोचता है कि देखो ऐसा नहीं होने वाला जैसा तुम सोच रहे हो, कितनी भी तुम्हारी वैल्यूज हो, कितना भी फिलोसोफर, कुछ नहीं। यू हैव टू बिकम वेरी प्रैक्टिकल एंड यू कैनॉट रिलाई ऑन अ फिलोसोफर। अब ये बात करता है लोगों के अंदर वर्च्यूज डेवलप करने की। और वर्च्यूज को एरिस्टोटल कैसे देखता है? एरिस्टोटल जिस टाइम पीरियड में है ऑलमोस्ट वही टाइम पीरियड हमारे यहाँ बुद्धिज्म वाला दिख रहा है। तो जो इसने बात करी वही बुद्ध ने भी कही कि एक्सट्रीम में मत जाओ, बीच में आओ। यस, जैनिज्म, चारवाक, इसके बीच में हमने बुद्धिज्म को रखा। हमेशा मिडिल पाथ की बात करता है, और एरिस्टोटल भी हमेशा मिडिल पाथ की ही बात करता है। इसी को वो गोल्डन मीन कहता है, दो एक्सट्रीम के बीच में। जैसे देखो, कुछ लोग बहुत ही डरपोक हैं, कावर्ड है ना, करेज बिल्कुल नहीं उनके अंदर, तो वो एक एक्सट्रीम हो गया। आप इस एक्सट्रीम पे हो जहां मैं कह रहा हूं आप कावर्ड हो, ठीक है? इसका एग्जैक्ट दूसरा ऑपोजिट एक्सट्रीम होगा कि आप बहुत ही रैश टाइप के पर्सन हो, या फिर रेकलेस पर्सन हो। रेकलेस मतलब कुछ भी, कहीं भी किसी को भी मार दोगे, ऐसे वाले। कुछ लोग होते हैं ना एकदम, कुछ वो उसको करेज नहीं बोलते हम लोग, है ना? कहीं भी जैसे एग्जाम दे रहे थे, टीचर ने बोला टाइम्स अप, पेपर दो, निकाल रहे हैं, पेपर ऐसे खींचा टीचर ने, उसको थप्पड़ मार दिए 4। इज दिस करेज? दिस इज नॉट करेज, ये रैश बिहेवियर है। तो ये भी एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम। ये आपके अंदर वो एबिलिटी का ना होना, और ये एक्सट्रीम तरीके से वही एबिलिटी आ जाना। और एरिस्टोटल कह रहा है वर्च्यू होगी एग्जैक्ट इसके सेंटर में, यहां पर। इसको वो वाइसेस कहता है, इसको वर्च्यू कहता है। वर्च्यू है करेज, करेज एग्जैक्ट इसके सेंटर में आएगा। तो नाइदर यू आर कावर्ड नॉर यू आर रैश, यू आर करेजियस पर्सन। पेपर छीना है तो तब नहीं मारोगे, लेकिन टाइम नहीं हुआ तब भी पेपर छीना है तो मारेंगे नहीं। पर ठीक है, ऑलमोस्ट मारेंगे, हम मान लेते हैं। मीन्स किस तरीके की पर्सनालिटी है? जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं,
यस, आपके यहाँ होंगे या फिर आप लोग भी होंगे। आप हमेशा अपने वाले या अपनी वाली पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, और जो दूसरी साइड है वो सबमिसिव है, सबमिसिव पर्सनालिटी। उसको कुछ भी बोल दो हाँ ही बोल देंगे लास्ट में। तो कहीं मूवी जाना है तुम्हारी चलेगी, यस, कोई भी प्लान करना है सिर्फ तुम्हारी ही चलेगी, क्योंकि तुम ही डोमिनेट करोगे, और वो हमेशा सबमिसिव। मैं कह रहा हूं डोमिनेट करना और सबमिसिव होना दोनों एक्सट्रीम है, दोनों वाइसेस है। वर्च्यू अगेन सेंटर में आएगी, वर्च्यू होगी असर्टिव होना। जब आपको जरूरत है अपने राइट्स की बात करने की, तब आप फर्म हो जाते हो, करेजियस होके असर्ट करते हो अपने राइट्स को। आप सबमिसिव नहीं होते क्योंकि आप राइट हो, लेकिन हर बात में भी नहीं करते हो आप, एग्जैक्ट जहां जरूरत थी। तो इस तरीके से वर्च्यू को डिफाइन कर रहा है एरिस्टोटल कि वर्च्यू अपने आप में सेंटर में आने वाली, अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है। वर्च्यू अपने आप में कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात? अभी हमने वैल्यूज को कहा था, वैल्यूज शायद निगेटिव हो पॉजिटिव हो, पर जब वर्च्यू होगी वो हमेशा, क्योंकि वो एक मिडिल फॉर्म है किसी चीज का, डाइल्यूटेड वर्जन है, इसलिए वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इट इज पॉजिटिव, इट विल बी गुड। मेकिंग सम सेंस? यस, एरिस्टोटल थोड़ा टैलेंटेड लग रहा है हमको। यस, और इसी एरिस्टोटल ने यहां तक बात कही कि आप ये जो एथिक्स वाला ज्ञान दे रहे हो, एरिस्टोटल ने पूरे नॉलेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। उसने बोला नॉलेज एक एक टाइप का नॉलेज होता है जिसको हम सोफिया कहते हैं। उस सोफिया में आ सकता है आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, वो अलग ही टाइप का नॉलेज है। उसका प्रैक्टिकल सेंस में कुछ हो ना हो, थियोरेटिकल ज्यादा है रोल। दूसरा वो कहता है टेक्ने, जैसे आर्ट फॉर्म्स वगैरह होते हैं, कोई आर्ट, कोई भी आर्ट हो, परफॉर्म करनी पड़ती है आपको, वो अलग टाइप का नॉलेज है। और तीसरा वो कहता है फ्रोनेसिस, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल साइंस। वो कहता है पॉलिटिक्स और एथिक्स, ये जो दो चीजें हैं ना, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। इसका थियरी से कुछ नहीं होने वाला, कितना भी ज्ञान दे दो, पॉलिटिक्स तुमको नहीं आएगा और एथिक्स भी तुमको नहीं आएगा। इट हैज टू बी डन, ये प्रैक्टिकली एक्शन में ही करने वाली चीज है। इसलिए एरिस्टोटल बात करता है सिर्फ वर्च्यूज की, या फिर और अच्छे से कहें तो वर्च्यू एथिक्स की। ही टॉक्स अबाउट वर्च्यू एथिक्स। वो डी ऑन्टोलॉजी से और अलग जाके नई बात कर रहा है। अब थोड़ा कंपैरिजन देखो, जब हमने डी ऑन्टोलॉजी कहा था, हमने क्या कहा? जो रूल्स है, एक फिक्स रूल आपने सबको फॉलो करना है, कोई उस रूल में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, उसी रूल को एग्जैक्ट फॉलो करेगा। और रूल आपने पहले से सेट किया, सोसाइटी ने तय किया, वही डिओन्टोलॉजी है। मान लेते हैं आपके यहाँ कोई बर्थडे है किसी का, सरप्राइज पार्टी हम दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि बेटा उसका बर्थडे है, सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और आप ठहरे एकदम ऑनेस्ट पर्सन, डिओन्टोलॉजी वाले युधिष्ठिर। आपसे रहा नहीं जा रहा है, आप बोल ही दोगे उसको, प्लान तो फेल कर दिया आपने। ये कह रहा है भाई आप सिर्फ इस तरीके से नहीं रह सकते डिओन्टोलॉजिकली, आपको वर्च्यूज जब डेवलप करते हो, अपने कैरेक्टर को मोल्ड कर रहे हो आप अपने आप में अच्छे पर्सन बन रहे हो। वर्च्यू बनने का मतलब क्या है? वो वर्च्यूज इनहेरेंट आपकी कैरेक्टर का पार्ट बन गए, हमने कहा। जब वो कैरेक्टर का पार्ट है तो आप अच्छा काम करोगे नहीं, आप हो ही अच्छे, आप पर्सन ही अच्छे हो, तो अच्छे काम अपने आप हो ही जाएंगे। ये कह रहा है पर्सन वर्चुअस बनो, वर्च्यूज इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मान लेते हैं कोई एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी हम बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिसेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ओपोजिशन होना चाहिए। ये कह रहा है कुछ नहीं होगा ये सब बात करके, आपको खुद बाहर आके ओपोजिशन करना पड़ेगा। यही वर्च्यू है कि आप अपना डिसेंट दो, बोलो, अपने आप डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो ये फर्क अगर मुझे और अच्छे से बताना है, तो जो प्लेटो था, प्लेटो थॉट पर ज्यादा फोकस कर रहा था, और एरिस्टोटल एक्शन पर फोकस कर रहा है। तो और अच्छे से कहें तो प्लेटो आइडियलिस्ट इंसान है, सपने देख रहा है, थॉट्स में वो बहुत आइडियल बातें कर रहा है। ये पर्सन प्रैक्टिकल बातें कर रहा है कि डेमोक्रेसी की बात करने से डेमोक्रेसी नहीं आएगी, आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। वर्चुअस लोग होंगे तो अपने आप डेमोक्रेसी आ जाएगी। लोगों में वर्च्यू होना यानी वो एक्ट करना, उनके बिहेवियर की बात है, क्योंकि कैरेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ही इज शोइंग दैट व्हाट इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड इज वर्च्यू। वर्च्यू होगी, एथिक्स अपने आप आ जाएगा। दिस इज द बेस्ट आइडिया गिवन बाय एरिस्टोटल। क्या ये समझ में आया? ठीक है।
बहुत लोगों को 2-2 3-3 साल लगते हैं वर्च्यू एथिक्स समझने में, आप लोगों को जल्दी समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है।